हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेड अपग्रेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, जैसे कि नाम में है क्वांटाइजेशन रूल, तो बात करते हैं थोड़े क्वांटाइजेशन के ऊपर। सो हमें पता है कि प्लैंक सर ने अराउंड 1900 में दिया था क्या, एटॉमिक ऑसिलेटर का क्वांटाइजेशन, जिसमें उन्होंने एटॉमिक ऑसिलेटर के एनर्जी को क्वांटाइज किया था। किसने? प्लैंक सर ने। सो प्लैंक सर ने किया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी किसका? एटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़कर अराउंड 1930 में बोहर सर ने दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसका? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था। ठीक है, तो बोहर सर ने जो क्वांटाइजेशन रूल दिया था वो किसके ऊपर था? एंगुलर मोमेंटम। सो प्लैंक सर ने अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑसिलेटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी उसको क्वांटाइजेशन कंडीशन, उसका क्वांटाइजेशन कंडीशन किया, मतलब एनर्जी का क्वांटाइजेशन किया। फिर बोहर सर आए, बोहर सर ने एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन किया, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट्स का। तो अब और दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विल्सन एंड समरफील्ड। दोनों ने मिलकर कंबाइनली क्या किया, एक नया क्वांटाइजेशन रूल दिया। अब वो क्वांटाइजेशन रूल क्या है? वो क्वांटाइजेशन रूल हर एक टाइप के फिजिकल सिस्टम, एनी टाइप ऑफ फिजिकल सिस्टम, जिस सिस्टम का हम लोग बोलेंगे, जिस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, क्या होना चाहिए, देखो ध्यान रखो, ये हर एक सिस्टम में एप्लीकेबल होगा, बट शर्ते उस उस सिस्टम का क्या होना चाहिए, उस सिस्टम का जो भी हमारा उस सिस्टम का जो भी हमारा ये है कोऑर्डिनेट्स है, उस सिस्टम का जो भी हमारा कोऑर्डिनेट्स है क्या होना चाहिए, इट शुड बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जो भी हमारा कोऑर्डिनेट्स है ना सिस्टम का, वो क्या होना चाहिए, टाइम का पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब कैसा है, इसको ऐसे पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मतलब सबको पता है, जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो, उस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। वैसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे, ऐसे फंक्शन जो कुछ इंटरवल टाइम के बाद अपने स्ट्रक्चर को वापस रिपीट करते हैं, तो उस टाइप की चीज को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर वो चीज क्या है, कोऑर्डिनेट। एग्जांपल लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैं आर, जो मेरा इसका जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा आर कॉमा थीटा, ये क्या रहेंगे, ये भी रहेंगे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये क्या हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे। ठीक है, तो समरफील्ड और विल्सन सर ने यही क्वांटाइजेशन रूल दिया था किसी भी सिस्टम के लिए। मतलब उन्होंने जनरलाइज किया कि कोई भी सिस्टम में एप्लीकेबल होगा, पर शर्ते उनके कोऑर्डिनेट क्या हो, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। तो यही सेट ऑफ क्वांटाइजेशन रूल्स को क्या कहा गया, विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। अब एग्जैक्टली देखते हैं क्या कहा, स्टेटमेंट में क्या कहा गया था वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर ईच कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर क्वांटाइजेशन कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो उस पे कंडीशन क्या है, देखो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी आई इंटू डी किया हो, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जहां से हम लोग स्टार्ट करें इंटीग्रेशन पूरा कवर करें, मतलब पीरियोडिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी आई इंटू डी क्यू आई इज इक्वल्स टू एन आई इंटू एच आई, जहां पर पी आई का मतलब होता है क्यू आई का मतलब होता है वन ऑफ दी कोऑर्डिनेट्स। मतलब जो सिस्टम का कोई भी एक कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यू आई। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं पी आई। ठीक है, तो मोमेंटम एसोसिएटेड विद क्यू आई इज कॉल्ड पी आई, मोमेंटम। क्लियर है, और जहां ये एन आई है, एन आई को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है, इंटीजर्स वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर है। तो विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का कोऑर्डिनेट क्या हो, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो वहां पर एक कंडीशन अप्लाई होता है, किस पे, उसके कोऑर्डिनेट पे,
तो कोऑर्डिनेट कंडीशन कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ पी आई इंटू डी क्यू आई इज इक्वल्स टू एन आई इंटू एच आई। तो मेन चीज क्या है, प्लैंक सर ने एनर्जी का क्वांटाइजेशन रूल बताया था, बोर सर ने एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन रूल बताया था, तो विल्सन एंड समरफेल्ड सर दोनों ने क्या कर दिया, कंबाइनली हर एक सिस्टम के लिए जहां पर ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम हो कोऑर्डिनेट, वहां पर बता दिया कि हम क्वांटाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर सकते, और वो कंडीशन क्या था, ये। ठीक है, तो इन्होंने जनरलाइज कर दिया सब चीज को। अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है वही है कि हम लोग किस तरीके से इस क्वांटाइजेशन कंडीशन को लेते हुए हम लोग क्या डिराइव करेंगे, प्लैंक सर का एनर्जी क्वांटाइजेशन। उसके बाद देखेंगे कि बोहर सर का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन भी हम लोग थ्रू दिस प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब डिराइव करते हैं प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल को अप्लाई करते हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशन मतलब 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अप्लाई करके देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमें पता है अगर कोई वन डायमेंशनल ऑसिलेटर है तो वो जो वाइब्रेट करेगा तो उसके पास दो टाइप का एनर्जी होता है ऑसिलेटर के पास, एक होता है काइनेटिक, एक होता है पोटेंशियल। तो अब देखते हैं इसका टोटल एनर्जी, समझो मैं ई को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 1/2 kx²। सही है, इतना क्लियर है। चलो, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है px²/2m। क्या होता है, px²/2m। अब हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट ले रहे, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वन डायमेंशनल ना, यहाँ पर लिख लेना फॉर 1D। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, इतना सबको क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, अगर मैं ई से डिवाइड कर दूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा kx²/2e प्लस px²/2me इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं कैसे लिख सकता हूँ, x²/2e/k प्लस px²/2me इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, ये इक्वेशन कहीं पर देखा हुआ लग रहा है क्या, कुछ एक्लिप्स जैसा नहीं लग रहा है, एलिप्स जैसा। तो देखो x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट x रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट px रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा √2e/k एंड b मतलब ये क्या है, सेमी एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस एक माइनर होता है ना एक्स एलिप्स में, तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू मिल रहा है √2me। बोलो इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्लॉट किया हुआ है। अब ये कुछ स्ट्रक्चर किसका है, एलिप्स का है। ठीक है, तो एलिप्स में एक कोऑर्डिनेट हम लोग ने x लिया है और दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग ने px लिया है। तो आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि कुछ फेज स्पेस का कंसेप्ट, तो इसको क्या कहा जाता है, फेज स्पेस। ठीक है, अब वो कैसे, अगर मैं इसको मैं बोलूँगा 2 डायमेंशनल फेज स्पेस। कैसे, फेज स्पेस में हम लोग क्या करते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग दोनों को साथ में प्लॉट कर रहे हैं, उस डायग्राम जो हम दो डायग्राम हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज स्पेस डायग्राम। तो फेज स्पेस डायग्राम हमें क्या बताता है, देखो एक कोऑर्डिनेट x है, एक px है, तो सिंपल सी बात है, फेज वर्ड क्या है, फेज। तो हम लोगों ने अपने एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा हुआ है कि फेज का मतलब होता है, अगर किसी भी पार्टिकल का आपको फेज डिफाइन करना है तो आपको उसका पोजीशन, उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन और कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो बता देंगे, तो उसका फेज हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सिंपली अगर मैं इस डायग्राम में कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, समझो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट मुझे क्या बताएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरा पार्टिकल कहाँ रहेगा, उसका फेज बता रहा है।
ठीक है, तो इसी प्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्पेस डायग्राम फॉर ऑसिलेटर। अब ये बनता कैसे, जैसे जैसे देखो कोई चीज ऑसिलेट कर रहा है तो अगर वो ओरिजिन से जाएगा x का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा, वापस से नेगेटिव जाएगा बढ़ेगा कम होगा, और सेम अगर हम लोग p मतलब मोमेंटम का वैल्यू भी देखते रहेंगे तो बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा कम होगा। तो अगर दोनों को हम लोग इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, एक एक एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ एलिप्स, और उसका इक्वेशन होता है ये। ठीक है, तो यहां से हमें a और b का वैल्यू मिल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको अगर ये कंडीशन लगाओ तो कौन सा कंडीशन, क्लोज इंटीग्रेशन px इंटू dx, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहां पर जो मुझे इस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, px इंटू dx क्लोज इंटीग्रेशन, ये मिलेगा मुझे एरिया अंडर दिस एलिप्स। अब जैसे इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव क्या इंडिकेट करता है, मतलब किसी चीज का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हम लोग को इंडिकेट करता है कि हाउ समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग ना, मतलब और ऐसा बोल सकते हैं कि ये हम लोग को स्लोप बताता है, क्या डेरिवेटिव स्लोप बताता है, और इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर दी कर्व, मतलब जो भी आप कर्व बना रहे हो उसके अंदर जो एरिया रहेगा वो एरिया रिप्रेजेंट करता है पूरे इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर तो हमारा कैसा इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन, तो पूरे एलिप्स के अक्रॉस है, और कितने टाइम के लिए, एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई इंटू ए इंटू बी। बोलो क्लियर है, पक्का इतना क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग ए और बी के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2e अपॉन के इंटू अंडर रूट ऑफ 2me। क्लियर है, देखो 2 क्या हो जाएगा 2, ई क्या हो जाएगा ई, पाई बच गया तो पाई अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा m बाय के। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गया, बच गया। बोलो इतना चीज सबको क्लियर है क्या। अब अगर मैं इसको और अच्छे से लिखने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ m ऑन के। इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूं, e अपॉन 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ के बाय m। अब हम लोगों ने ऑसिलेशन में पढ़ा हुआ है, मतलब ऑसिलेशन मतलब हम लोग ने ऑसिलेटर पढ़ते टाइम देखा था कि उसका जो फॉर्मूला होता है, किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा होता है। देखो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, न्यू इज इक्वल्स टू हम लोग बोलते क्या होता था 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय m, जहां पर k क्या है हमारा फोर्स कांस्टेंट। अब देखो ये चीज और ये वाला चीज सेम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है तो फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, आई विल बी गेटिंग क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ px टू dx इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, e अपॉन न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। बोलो इतना पार्ट सबको क्लियर है। अब हमारा विल्सन समरफील्ड, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन तो विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या था, विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ px इंटू dx इज इक्वल्स टू क्या था, इज इक्वल्स टू nh। यही था ना, nh था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, तो मुझे पता चल रहा है कि ये कंडीशन क्या हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू e बाय न्यू इज इक्वल्स टू nh। देयरफॉर मुझे क्या मिल गया, e इज इक्वल्स टू nh न्यू, जहां पर n क्या होता है 1 2 3 ऐसे इंटीजर्स वैल्यू। तो हमें क्या मिल गया, एनर्जी ऑफ 1D हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर E इक्वल टू NH न्यू, जो कि क्या है, प्लैंक सर का क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सिंपल था, तो यहाँ पे हमें मिल गया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्लैंक सर। बोलो क्लियर है इतना, एक बार आप लोग इसको नोट कर लो।
तो अगर इसका मैं एनर्जी वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या क्या एनर्जी वैल्यू मिलेगा, मुझे मिलेगा h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू। तो ऐसे करते करते अगर मैं इसका प्लॉटिंग करूंगा, मतलब मैं इस हर एक एनर्जी लेवल को ड्रॉ करूंगा ना, तो मुझे कैसा मिलेगा, एक एलिप्स ही मिलेगा। एलिप्स के अंदर एक का एरिया कुछ रहेगा, दूसरे का एरिया कुछ ज्यादा रहेगा, तीसरे का एरिया उससे ज्यादा रहेगा, लेकिन इस मतलब ऐसा रहेगा, देखो एक एलिप्स ऐसा मिलेगा, फिर दूसरा एलिप्स ऐसा मिलेगा, तीसरा ऐसा मिलेगा, फोर्थ ऐसा मिलेगा। बट इन दोनों एलिप्स के हर एक मतलब एक के बाद वाले दूसरे एलिप्स एडजेसेंट वाले में क्या रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा h। क्या रहेगा, h। बोलो क्यों, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इन लोगों का क्या आ रहा है हमेशा, मतलब ये जो एरिया अंडर दी कर्व एलिप्स का क्या आएगा, h आएगा। ठीक है, तो इसी से बाय यूजिंग समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल हम लोग अभी बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम लोग बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिराइव कर पाते हैं बाय यूजिंग क्या, विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, चलो अब पहला पार्ट। अब जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, प्लैंक सर का क्वांटाइजेशन रूल डिराइव किया बाय यूजिंग वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, और बोहर्स के क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताने के लिए मुझे जितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी वो है 2। अब कौन सा कोऑर्डिनेट, प्लेन कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं r, थीटा। अब अगर मैं r रेडियल कोऑर्डिनेट बता दूं और उसको r को क्या बोल रहा हूं, रेडियल कोऑर्डिनेट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है उसको मैंने बोल दिया pr। क्या बोल दिया, pr। और थीटा को क्या बोला, एंगुलर कोऑर्डिनेट, उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा मोमेंटम का वैल्यू है उसको मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम p थीटा। बोलो इतना क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, हमें पता है pr क्या है, रेडियल मोमेंटम, मतलब रेडियल कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम। तो क्या होता है m इंटू v, मतलब m इंटू v मतलब क्या, dx बाय dt, m इंटू dx बाय dt। और p थीटा को अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन रूल क्या था। तो सिंपल सी बात है, क्वांटाइजेशन रूल क्या था विल्सन समरफेल्ड का, पी आई इंटू डी क्यू आई इज इक्वल्स टू एन आई इंटू एच आई। क्लियर है, ये था क्वांटाइजेशन रूल। बट अब ध्यान देना यहाँ पर, रेडियल कंपोनेंट ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है तो उसका रेडियल कंपोनेंट चेंज होता है क्या, नहीं, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। उसका रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मेरा r का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, dx की जगह में dr बाय dt ना, तो dr क्या हो जाएगा मेरा, गलती से लिख दिया था x, क्या हो जाएगा dr बाय dt क्या हो जाएगा मेरा 0, बिकॉज r इज कांस्टेंट। तो मेरा pr का वैल्यू क्या मिल रहा है, सिंस r इज कांस्टेंट देयरफॉर dr बाय dt इज 0, देयरफॉर pr इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, 0। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ मेरा एंगुलर कोऑर्डिनेट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा क्वांटाइजेशन रूल लगता है विल्सन समरफेल्ड का, उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करते चलो। अब क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ p थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, nh। क्लियर है इतना। किस पे लगाया, एंगुलर कोऑर्डिनेट पे। सही है, चलो इसमें किसी को डाउट है, नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ पी थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ना, एंगुलर मोमेंटम किसके करस्पॉन्डिंग, एंगुलर कोऑर्डिनेट के। इसके लिए क्या बोल रहे हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट चीज। तो मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं कि नहीं, ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, डी थीटा इक्वल टू एन एच, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन सर्कुलर मोशन। मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर मोमेंटम हमेशा, मतलब सब जगह पे क्या होता है, कंजर्व होता है। इसलिए मैं एंगुलर मोमेंटम का क्या ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, पी थीटा इंटू डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब डी थीटा एंगल कहां से कहां, उसका लिमिट देखते कहां से कहां होता है। लोअर लिमिट क्या हो सकता है एंगल का, 0। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 2 पाई।
तो बोलेंगे एक रेडियन मतलब एक साइकिल में कितना होता है 0 to 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 इक्वल टू NH। ये क्या मिल गया 2 पाई इंटू पी टीटा इज इक्वल्स टू NH। देयरफॉर पी टीटा विल बी इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई। और थोड़ी देर अभी हम लोगों ने बोला पी टीटा क्या है, एंगुलर मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू एंगुलर कोऑर्डिनेट्स विच इज यूजुअली कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। और इसको यूजुअली हम लोग कैसे डिजाइन मतलब ये करते हैं L से डिनोट करते हैं ना, तो L बार इज इक्वल L बार से करते हैं मतलब L से करते हैं। अभी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा L इक्वल टू NH बाय 2 पाई। सो दिस इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ बोहर्स, दैट इज बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया, किसको अप्लाई करके, विल्सन समरफिल्ड क्वांटाइजेशन रूल। क्लियर है इतना। तो विल्सन समरफिल्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या करता है, क्वांटाइजेशन रूल तो देता है बट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के मतलब एंगुलर मोमेंटम के लिए नहीं, ये हर एक सिस्टम पे एप्लीकेबल है, पर शर्ते उस कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है। तो हमें क्या हो जाएगा उसका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ पी आई इंटू डी क्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है NH। बोलो क्लियर है इतना। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।